बच्चे आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेट डायरेक्ट डे 27 में चैप्टर 6 का एड्स वाला टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चे, एड्स क्या होता है बच्चे? द फर्स्ट काज ऑफ एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम विच इज ग्रुप ऑफ डिजीज वाज रिकॉर्डेड इन ईयर 1981। ठीक है बच्चे, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इट इज़ काज्ड बाय रेट्रोवायरस HIV। ठीक, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी HIV की फुल फॉर्म। द HIV वायरस स्प्रेड प्राइमरली थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, द यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट एंड ट्रांसफ्यूजन्स। ठीक है, जिसमें किसी इन्फेक्टेड इंसान को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया गया हो और वही प्रोडक्ट दोबारा यूज़ कर रहे हैं आप। ठीक है, शेयर कंटेमिनेटेड नीडल्स, एक इन्फेक्टेड पर्सनस को नीडल यूज़ की है, दोबारा नॉर्मल इंसान को भी यूज़ करोगे सेम नीडल्स तो भी HIV इन्फेक्शन फैल सकती है, एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग्स यूज़र्स। ठीक है, जो ऐसे इंट्रावेनस ड्रग्स यूज़ कर देते हैं। ठीक है, नीडल्स का डिस्पोज नीडल्स होती नहीं है। फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू किड वाया द प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा के कट होने से क्या हो जाता है बच्चे? उसमें वो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है बेटा। फिजिकल कॉन्टैक्ट डज नॉट ट्रांसफर एड्स HIV, इट इज़ ओनली ट्रांसमिटेड बाई bodily secretion. There is usually a time difference between infection and onset of symptoms which can range from 5 to 10 years. ठीक है, ELISA is an AIDS diagnostic test. ELISA एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम एड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट? अब इसको देख सकते हैं आप लोग। enzyme linked immunosorbent assay is a full form of ELISA. The therapy of these conditions with antiretroviral drugs is only partially effective, extending life but not preventing death. अब डेथ को नहीं रोक सकते बट लाइफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये डिजीज़ जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस इन्होंने बताए हैं। ब्रश अप योर अंडरस्टैंडिंग, जो आपको समझ आया है। एड्स वाज रिपोर्टेड 1981। ठीक है बच्चे, एड्स इज काज ड्यू टू क्या आएगा बेटा? राइनो वायरस या रेट्रो वायरस। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास दोनों आएंगे, राइनो वायरस एंड रेट्रो वायरस से ही एड्स काज्ड होता है। जिन बच्चों को आज तक ये मैकेनिज्म समझ नहीं आया मैं उनको बता देता हूँ बच्चे। मानो सबसे पहले जैसे मैं बताऊंगा आपको वैसे ही आपने ध्यान रखना है। ये हमारे पास एक सेल आ गया, क्या है बेटा? ये एक हमारे पास सेल है। ठीक है, इस सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये ह्यूमन सेल भी हो सकता है। क्या है ये? होस्ट सेल। क्या है ये? होस्ट सेल, मतलब ये वायरस को लेने वाला सेल है। ठीक है, मतलब इसको आप एनिमल सेल भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मानो जैसे ही ये क्या है? प्रोटीन, वायरल का प्रोटीन कोट है। ये अंदर क्या है? रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस ही HIV क्या करता है? काज करता है। वायरल RNA को और वायरल इन्फेक्ट द नॉर्मल सेल। तो इसने क्या करना बच्चे? आपको पता है कि प्रोटीन कोड बाहर रह जाता है और उसका जेनेटिक मटेरियल वायरस का जो होता है वो इंसर्ट हो जाता है बच्चे। ठीक है, तो अब वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल। अब वायरल RNA जो है वो इंट्रोड्यूस कर गया है होस्ट सेल में। अब क्या होता है बच्चे? वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हमने एक जगह पढ़ा था बेटा, ये जैसे हमारे पास DNA है और DNA से नॉर्मल क्या बनेगा? RNA, और RNA से क्या बनती है? आपकी प्रोटीन बनती है। ठीक है बेटा, बट हमने बोला था ये किसके केस में सेंट्रल डॉग्मा वाली इंफॉर्मेशन होती? नॉर्मल सेल्स के केस में। ये नॉर्मल सेल के केस में ये इन्फॉर्मेशन थी। बट आपको ये ध्यान रखना कि वायरस के केस में इस RNA से ये DNA बनता है, उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से करते हैं, जो बाल्टीमोर एक साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा बच्चे? इस RNA से ये DNA बनाएगा। ठीक है, इस RNA से क्या बनेगा? DNA बनेगा। ठीक, तो अब ये जो DNA है वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इन द होस्ट जीनोम। अब ये सेल के साइटोप्लाज्म में जो होस्ट का जीनोम है ये है हमारा होस्ट जीनोम। ये होस्ट जीनोम है, तो होस्ट जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा ये वाला DNA। ठीक, तो अब हमारे DNA को क्या लगेगा कि ये मेरा अपना DNA है और वो उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। तो न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है बच्चे, अब नए RNA बनना शुरू हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि वायरस के नंबर जल्दी मल्टीप्लाई हो। ठीक है बच्चे, जैसे कोविड था, है ना? कोविड था, कितना फास्ट मल्टीप्लाई कर रहा था। तो कंपेरेटिवली ह्यूमन के DNA के RNA वायरस जो है वो फास्ट मल्टीप्लाई करता है। तो न्यू वायरस आर प्रोड्यूस्ड, वायरल कॉपीज़ बहुत सारी बन गई बच्चे। ठीक है,
अब इस सेल के अंदर इतनी वायरल कॉपीज़ बन जाती हैं कि जिससे ये बाहर निकलना टूट के इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगा, ठीक है, और ये न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट द अदर सेल्स, अब दूसरे सेल्स को ऐसे ही इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। मतलब ऐसे इन्फेक्ट करेगा, एक सेल का वायरस अब दूसरे सेल में जाएगा, फिर दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगा, फिर नेक्स्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है बच्चे, है ना। तो हम बोल सकते हैं इसमें कि ये लाइफ टाइम रेट्रोवायरल थेरेपी पे कुछ टाइम तक आप रह सकते हैं, बट डेथ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये एड्स था। अब आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कैंसर। इन ह्यूमन बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस। क्या है ये? हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस। अब हमारे पास क्या आता है बच्चे, जैसे कैंसर सेल्स इन ह्यूमन बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस। इन कैंसर सेल्स देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो कैंसर आप बोल सकते हैं कि जैसे अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो सकती है, जैसे हमारे पास मेटास्टासिस एक टर्म यूज़ करते हैं हम उसके लिए, तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन कैंसर सेल्स एंड नॉर्मल सेल्स, ये आगे कैंसर सेल्स और ये आगे हमारे नॉर्मल सेल्स आगे। अब कैंसर सेल्स कम इन वाइड रेंज ऑफ साइज एंड फॉर्म, है ना। कैंसर सेल्स कम इन वाइड रेंज ऑफ साइज एंड फॉर्म, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती है कैंसर सेल। नॉर्मल सेल्स हैं रेगुलर शेप एंड साइज, जैसे नॉर्मल सेल्स होते हैं आरबीसी का बाइकनकेव शेप हो सकती है ना, में वाइड शेप डब्ल्यूबीसी की हो सकती है, वो एक नॉर्मल सेल्स का रेगुलर शेप एंड साइज रहता है। बट ये क्या होता है, इसका वाइड रेंज ऑफ साइज एंड फॉर्म्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, कैंसर सेल्स डू नॉट सीज प्रोलिफरेटिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। बता रहा है कि कैंसर सेल्स जो है वो अपने मल्टीप्लिकेशन को रोकता नहीं है। सीज प्रोलिफरेटिंग, डू नॉट सीज प्रोलिफरेटिंग रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। और जब वो अनकंट्रोल सेल डिवाइड करना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास एक ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम क्लस्टर ऑफ म्यूटेंट सेल्स बोलते हैं। मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सेल्स है, तो यहाँ पे ये डिवाइड करना शुरू किए, ये फर्दर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, ऐसे करके और भी बहुत सारे सेल्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे, इसको हम क्लस्टर ऑफ म्यूटेंट सेल्स बोल सकते हैं। ये क्लस्टर ऑफ म्यूटेंट सेल आ गया आपका, ठीक है, ऐसा करके। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, दैट इज ट्यूमर, राइट। अब क्या बोल रहा है, दीज सेल्स डिवाइड एंड एक्सपेंड इन द रेगुलेटेड मैनर फॉलोइंग अ प्रिडिक्टेबल लाइफ साइकिल। जैसे लाइफ साइकिल कितना, आरबीसीज का लाइफ साइकिल देखो, आरबीसीज का लाइफ साइकिल 120 डेज होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का लाइफ साइकिल देखो 7 to 10 डेज होता है ना। प्लेटलेट का लाइफ साइकिल देखो बच्चे कितना रहता है, वहाँ पर भी लाइफ साइकिल 5 to 10 डेज रहता है। तो हम बोल सकते हैं बच्चे कि जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं उनका लाइफ स्पेन क्या होता है, जो लाइफ साइकिल होता है प्रिडिक्टेबल होता है, बट इनका लाइफ साइकिल प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। कैंसर सेल्स डू नॉट इंटरेक्ट विद द अनदर। कैंसर सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वन अनदर। नॉर्मल सेल्स कम्युनिकेट विद वन अनदर इन ऑर्डर टू ऑपरेट प्रॉपरली, ठीक है। जैसे एक बॉडी के अंदर पीसीआर चेन रिएक्शंस होती है, तो वो नॉर्मल सेल्स की ही एक प्रॉपर्टी होती है। द सेल्स लूज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेल्स जो होते हैं वो एडिशन वाली प्रॉपर्टी को लूज़ कर देते हैं। एडिशन का मतलब जैसे ये नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, तो ये न्यू सेल्स हैं और ये ओल्ड सेल्स हैं। तो जब न्यू सेल मल्टीप्लाई होकर नॉर्मल ओल्ड सेल के कांटेक्ट में आते हैं तो उस सेल डिवीजन को कंट्रोल नहीं करते। नॉर्मल सेल्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, ठीक। दीज सेल्स इन्वेड अदर प्लेस ऑफ द बॉडी। ये सेल्स कहीं दूसरी जगह से ही इन्वेड कर जाते हैं, दे डू नॉट इन्वेड अदर प्लेस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ सिम्बल्स, द सेल्स हैव द एबिलिटी ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द सिग्नल। अब जो नॉर्मल सेल्स होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को रिकॉग्नाइज करने की, बट ये वाले जो कैंसर सेल्स होते हैं दे डू नॉट हैव एबिलिटी द रिकॉग्निशन ऑफ सिम्बल्स, ठीक है। अब ट्यूमर्स क्या होता है ये भी आप देख लो बच्चे। व्हेन द कैंसरस सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल्स देन इट इज कॉल्ड ट्यूमर। इट अगेन टू टाइप, बेनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बेनाइन ट्यूमर बच्चे क्या होता है, एक ही जगह पे कन्फाइंड होता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है बच्चे पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। इट रिमेन द प्लेस वेयर हैज अरोज रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लो काज मिनिमम डैमेज टू द बॉडी। इट हैज नो लेटेंट स्टेज, नो मेटास्टासिस इज देयर एंड द लास्ट इट इज नॉन कैंसरस, ठीक है। देखो बच्चे बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस होता है। जैसे बेनाइन ट्यूमर एक जगह रहता है, ठीक है, जैसे मोल्स वगैरह हमारी बॉडी में रहते हैं, ये हमारा बेनाइन ट्यूमर्स होता है।
मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब होता है अगर इसके सेल्स डैमेज हो जाते हैं और पूरी बॉडी में फैल जाता है तो उसको हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। और बेनाइन ट्यूमर तो सबकी बॉडी पे रहते ही हैं, ब्लैक मोल वगैरह जो भी हैं, बट अगर ये टूट के पूरी बॉडी में फैल जाते हैं तो ये डेंजरस हो जाते हैं। इट्स स्प्रेड, इनके साथ नहीं छेड़ना होता कभी। इट्स स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स, शो वेगरस ग्रोथ, शो अ लेटेंट स्टेज, देयर इज अ मेटास्टासिस एंड कैज काज कैंसरस, ठीक है। फिर नेक्स्ट बताता है कि काजेज ऑफ कैंसर क्या होता है। इट इज़ काज्ड बाय कार्सिनोजेंस, ठीक है, ऑन्कोजेनिक, तो ये काजेज आप लोगों ने देखने हैं। ऑन्कोजेनिक सेल्स कौन से होते हैं, कैंसरस सेल्स होते हैं, ठीक है, प्रोटोऑन्कोजेनिक, है ना, ये वाला देखना है। डिटेक्शन एंड डायग्नोज, ट्रीटमेंट्स, एक बार आप अच्छे से इनको देखो, ठीक है। और इंटरफेरॉन्स थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। इंटरफेरॉन्स क्या है बच्चे, इंटरफेरॉन्स, अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं बच्चे, एक नॉर्मल सेल है अगर हमारी बॉडी में, ठीक है, तो इस पे आके वायरस जाके बैठ जाता है, ठीक है बेटा, इस पे वायरस बैठ जाता है, ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं कि अगर ये वायरस इस सेल को इन्फेक्ट करेगा तो ये नॉर्मल सेल्स क्या रिलीज़ करेगा, इंटरफेरॉन प्रोटीन, इंटरफेरॉन प्रोटीन रिलीज़ करेगा। अब ये प्रोटीन जाके एक ये तो इन्फेक्टेड सेल हो गया, ये कैसा हो गया, ये इन्फेक्टेड सेल, बट नॉर्मल सेल जो है, नॉर्मल सेल्स क्या कर देगा, जैसे ये इंटरफेरॉन नॉर्मल सेल्स के साथ बाइंड करेगा तो नॉर्मल सेल्स एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है और उससे क्या हो जाता है, फिर बाकी वाले सेल जो है अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़ पे क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन ड्रग्स दैट आर यूज्ड एज, ये याद रखनी है आपने, हीरोइन, समटाइम नोन एज स्मैक भी बोलते हैं इसको। अच्छा, ये एक बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है प्लांट का, पॉपी प्लांट का, पेपिवर सेमनीफेरम, ठीक है बच्चे, ये स्ट्रक्चर याद रख सकते हो तो रखना है इसका, ठीक है। और इसमें क्या, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबोनाइड्स, निकोटीन क्या है, टोबैको कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, एडोलसेंट पीरियड क्या है, ये तो नहीं आते हैं क्वेश्चन, बस इनमें ये चीज़ पूछी जाएगी, ये वाला हार्मफुल फैक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज़ क्या हो सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ सकता हो, ठीक है। तो ऑफिड रिसेप्टर कहाँ लोकेट होते हैं बच्चे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और कैनाबोनाइड इफेक्ट किसको करता है बच्चे, हार्ट को करता है, आपको पता होना चाहिए। हार्ट के लिए कैनाबोनाइड्स ये मेडिसिन में भी यूज़ की जाती है, हेम्प कैनाबोनाइड्स वगैरह, ठीक है, डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को। तो एक बार इसको रीड करना बेटा अच्छे से, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रीड करो ये वाले, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बेटा सॉल्व करना सभी, ठीक है, ये सब क्वेश्चन इसके सॉल्व करो, ठीक है। थैंक यू बेटा।